नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम क्लास 12th को चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के MCQs ऑफ स्वयं एप्लीकेशन से सारे MCQs लिए गए हैं चैप्टर नंबर 1 के, उन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को मैं ये जानकारी दे दूं, अब हमारे YouTube चैनल पर क्लास 6 से लेके 12 तक की वीडियोस मौजूद हैं और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब शुरू करते हैं पहला MCQ है व्हाट इज नीडेड टू अट्रैक्ट द टू चार्ज्ड बॉडीज टुवार्ड्स ईच अदर। यानी हमारे पास दो चार्ज्ड बॉडीज हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हों, इसके लिए किसकी ज़रूरत है? पहला, दोनों पे सेम चार्ज हो। दूसरा, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑब्जेक्ट्स के बीच वो चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा, दोनों पे अपोजिट चार्ज हो, यानी एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपोजिट चार्ज ऑन दैम, यानी अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, तभी वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ए पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, यानी हमारे पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कंटेन प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हमारा सही आंसर होगा डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, यानी इनमें से किस साइंटिस्ट ने असाइंड द नेम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द चार्जेस, यानी चार्जेस को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था? तो चार ऑप्शन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कूलॉम्ब, जोसेफ प्रेस्टली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही बताया था कि जो टोटल चार्ज है उसे 0 होता है और एक को नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने कहा था कि जिस तरह इंटीजर्स होते हैं, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों नंबर्स को अगर हम मिला दें जैसे +4 और -4 तो दोनों 0 हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास चार्ज +Q है और -Q है और हम दोनों को मिला दें तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज अर्थिंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन आवर होम, यानी अपने घर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम अर्थिंग क्यों करते हैं? तो पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी सर्किट में करंट के फ्लो को रोकने के लिए। ये गलत है। टू अवॉइड हीटिंग ऑफ द सर्किट, नहीं, अर्थिंग से कभी हीट अवॉइड नहीं होती। आगे देखें, टू डिस्चार्ज एक्सेसिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू द अर्थ, तो ये सही आंसर है। अगर हमारे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो उस वक्त अगर अर्थिंग है तो जितना भी एक्सेसिव चार्ज होगा वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा और हम एक तगड़े इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। तो इसका सही आंसर है टू डिस्चार्ज एक्सेसिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू द अर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलॉम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका सही आंसर है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्ब्स फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्ब्स फोर्स में जो ये इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, यानी अगर हम बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें तो ये इंक्रीज होगा, या फिर अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें तो इंक्रीज होगा, या अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा दें तो कूलॉम्ब्स फोर्स इंक्रीज होगा, या फिर अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ा दें तो ये डिक्रीज होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी ये जो फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा सही आंसर होगा सी,
इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन मास ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी आफ्टर चार्जिंग इट नेगेटिवली, यानी हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और हम उसे नेगेटिवली चार्ज कर दें तो उसके मास पे क्या असर पड़ेगा। नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब है हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया। अब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है तो उसका मास बढ़ जाएगा, द मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉजिटिव चार्ज ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस इन अ लीनियर अरेंजमेंट, यानी हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज और बीच में एक नेगेटिव चार्ज है। देन ऑन इंटरचेंजिंग, यानी अगर हम इन दोनों को बदल दें आपस में, इसे इधर ले आएँ और दूसरे को उधर, यानी आपस में अगर बदल देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने QA, इसका दे दिया QB और इसका QC। तो अगर हम QA और QB यानी QA को QB पे पहुंचा दें और QB को QA पर ले आए तो क्या होगा। तो ऑन इंटरचेंजिंग द पॉजिटिव चार्ज अराउंड द नेगेटिव चार्ज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब हमारे पास दो चार्ज हैं, पहला प्लस का QA, दूसरा प्लस का QB और उनके बीच में एक माइनस का चार्ज रखा हुआ है QC। अगर हम QA और QB इन दोनों की जगह आपस में बदल दें तो जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स का क्या असर पड़ेगा। तो हमारे चार ऑप्शन है, पहला मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तीसरा डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही रहेगा, या चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है C। तो इस केस में जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की वो चेंज हो जाएगी लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कूलम्ब्स लॉ ऑन व्हाट फैक्टर्स, यानी इन कूलम्ब्स लॉ व्हाट फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिपेंड्स। तो पहला विथ ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस, दूसरा टाइप ऑफ चार्ज यानी किस नेचर के चार्ज हैं, तीसरा वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ मीडियम, यानी कांस्टेंट रहती है या फिर नेचर ऑफ द मीडियम। तो हम जानते हैं जो K है इसे वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, लेकिन अगर हम किसी मीडियम में रख दें तो यहाँ पे जो परमिटिविटी आती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो उस मीडियम की आती है। तो हमारे ऑप्शन ये तीनों गलत हुए। तो हमारा सही ऑप्शन है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी जिस मीडियम में हम उसे रखेंगे उसके नेचर के बेस पे हम K की वैल्यू को डिसाइड करते हैं और एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसी के आधार पे रखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस संसार के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम क्या है। चार ऑप्शन है इनफाइनाइट, जीरो, वेरीज विद टाइम या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सही आंसर है जीरो, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और टोटल चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो शेप है वो डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं उस पर डिपेंड करती है। बी, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सी, ये स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा और डी, कर्व्ड होती है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत हैं कि इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन होते हैं और ये कर्व होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ये डिपेंड करता है कि हमने चार्जेस का अरेंजमेंट किस हिसाब से किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी अगर हम बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल, यानी डाइपोल के स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शुड बी। यानी अगर हम डाइपोल के स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होता है? पहला 180 डिग्री, दूसरा 90, 0 या 180 दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आइदर 0 और 180, दोनों पे ही ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट वेक्टर मल्टीप्लाई फोर्स, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट वेक्टर मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट वेक्टर मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा सही आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिटवीन टू चार्जेस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यानी हम जानते हैं डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इन द केस ऑफ डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, यानी एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है। तो पहला ऑप्शन सेम एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड गलत, दूसरा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ये सही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी Q इंटू 2a। तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो हमारी SI यूनिट होगी कूलाम मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज Q। यानी एक किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो Q है। अगर चार्ज मूव करे, इफ द चार्ज मूव्स विद इन द गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर ही चार्ज मूव कर रहा है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। तो R अगर चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा सही आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड इन गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। यानी हमारा चार्ज किसी भी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है ऑफ रेडियस R। आगे कहता है इफ रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जिसका जो इसके अंदर एक चार्ज Q है और स्फेरिकल सेल के अंदर है जिसकी रेडियस R है, तो उसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पे कैपिटल Q है तो ये फाई इक्वल टू कैपिटल Q/ε0। तो ये पूरी तरह रेडियस के इंडिपेंडेंट है, यानी इस फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस नहीं है। तो इसलिए जो रेडियस है वो पहला बिकम्स 4 टाइम्स, सेकंड रिड्यूस टू हाफ, थर्ड रिमेन्स द सेम और डबल, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में रेडियस नहीं है और फ्लक्स हमारा रेडियस के इंडिपेंडेंट है, तो जितनी रेडियस है वो उतनी ही रहेगी, रिमेन्स द सेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्लोज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यानी कि हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्लोज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस व्हेन द चार्ज इज शिफ्टेड
फ्रॉम सेंटर टू अनदर पोजिशन इनसाइड द स्फीयर द फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल, यानी हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। अगर हम इसे सेंटर से शिफ्ट कर दें कहीं भी, तो ये कह रहा है कि फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा। पहला, फ्लक्स बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, या जहाँ है वहीं रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, तो या फिर कोई सा भी नहीं। तो सही आंसर है सी, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द सेंटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, यानी एनक्लोज करता है दो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। तो इसमें मेन है चार्ज नेगेटिव, यानी एक गॉसियन सरफेस दो नेगेटिव पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करता है बाय स्फेरिकल सरफेस। तो पहला कह रहा है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगी। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर एंटर करेंगी। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं सरफेस में, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी एक गॉसियन सरफेस है, उसकी रेडियस है हमारे पास, ये गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक हमने चार्ज रखा है Q0 सेंटर पे, यानी गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज Q0 केप्ट एट इट्स सेंटर O, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज फाई। अब सरफेस पे जो फ्लक्स है वो है फाई, तो अनदर चार्ज 2Q इज केप्ट 2 सेंटीमीटर, अनदर चार्ज 2Q इज केप्ट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, तो दूसरा चार्ज उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो द फ्लक्स थ्रू द सरफेस बिकम्स, तो हम जानते हैं जो फ्लक्स है अगर थ्रू द सरफेस फाई है और कोई और चार्ज हमने थोड़ी और दूरी पे बाहर की तरफ रख दिया, तो इसका जो फ्लक्स है सरफेस पे वो कोई असर नहीं पड़ेगा और जो फ्लक्स है थ्रू द सरफेस वो रहेगा फाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइट थिन मेटल शीट्स आर पैरेलल, यानी इनफाइनाइट थिन मेटल शीट्स पैरेलल हैं और आपस में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। द प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, उनकी चार्ज डेंसिटी इक्वल और अपोजिट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज ई, यानी उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। तो ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन आउटसाइड द प्लेट, तो प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चार ऑप्शन है ई, E/2, 2E या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ई। ए कंडक्टिंग स्फीयर हैज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इसकी तरफ पॉइंट किए हुए, डायरेक्शन किए हुए। द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर इज, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन इसकी तरफ है तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ एंटर करती हैं। तो यहाँ पे भी जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसकी जो नेट चार्ज होगा स्फीयर का वो कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वुड बी इनवैलिड, यानी कि नहीं मान्य होगा कब, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैड बीन ऑफ वन काइंड, यानी अगर दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही तरह के हैं तो ये इनवैलिड होगा, नहीं ये वैलिड होता है। दूसरा, द स्पीड ऑफ लाइट वाज नॉट अ स्फेरिकल कांस्टेंट, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। द इनवर्स स्क्वायर लॉ वाज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, हाँ अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारा एग्जैक्टली ट्रू नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो गॉस लॉ होता है उसमें अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर एग्जैक्टली ट्रू नहीं हुआ तो हमारा गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है सी।
तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।